हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा आज एमसीक्यू स्टार्ट कर रहे हैं बेटा अरिहंत पब्लिकेशन की बुक से। बाबू टिक करते चलना साथ साथ जिसके पास बुक है। बाबू जिसको उम्मीद है वो टर्म 1 में नहीं निकल पाएगा वो अगले साल के लिए बचा के रख ले बेटा, वो टिक ना करे, ठीक है ना। जिसको पता है मैंने इसी साल पढ़ना है उसके बाद फेंक देनी है बेटा, या किसी दोस्त को दे देनी है जो जूनियर होगा बेटा, वो टिक करते चले बेटा। चलो जी, लो प्यारे बच्चों, बाबू पेज नंबर 17 पर हैं और 78 एमसीक्यूज हैं। एवरेजली एक पे 1 मिनट भी लगेगा तो आज 45-46 कराने हैं, ठीक है जी। लो प्यारे बच्चों, बेटा पहला एमसीक्यू, और ध्यान रखना बेटा एमसीक्यूज में पेज ज़्यादा होते हैं, हमेशा मुश्किल पेपर होता है एमसीक्यू का, ठीक है ना। आराम से पढ़ना, जल्दबाजी मत करे कोई भी। कहता है बेटा बजट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एक्चुअल एनुअल रिसीट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। सर फॉल्स है, क्यों? एस्टिमेटेड है भाई, फ्यूचर कब देख लिया आपने? बजट बेटा 1 फरवरी को आता है फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर या फिस्कल ईयर बेटा, ठीक है ना बेटा। तो बाबू ये स्टेटमेंट फॉल्स है। सेकंड कहता है गवर्नमेंट बजट हैज डैश ब्रॉड कंपोनेंट 2, 3, 4 मैनी। कौन कौन से 2 कंपोनेंट होते हैं? बजटरी रिसीट्स एंड बजटरी एक्सपेंडिचर। याद होगा बेटा, शायद बेटा आपको लगेगा कि हमारे पढ़ने का कुछ फायदा हुआ, इतनी तेजी से हम कर सकते हैं एमसीक्यू। थर्ड वन, सेंट्रल बजट इज प्रेजेंटेड इन इंडिया ऑन डैश 1 फरवरी। चलो जी, ठीक है ना। मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है बेटा, तुम्हारा तो पता नहीं, मेरे को मेरा बढ़ रहा है ऐसे, ठीक है जी। ये चीटिंग है तो क्या हो गया अभी यार? ये तो नकल के लिए अकल चाहिए, देख के भी नहीं सही बता सकते है। चलो जी बेटा, कहते हैं स्ट्रीट लाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश गुड्स। ऑल्दो मैं बता देता हूं बेटा, ये हमने नहीं पढ़ा, ऑल्दो ना तो बेटा ये कोर्स का पार्ट है। अगर आप जबरदस्ती कोई टॉपिक डालना चाहो डाल लो। देखो समझा देता हूं बाबू, इसने ना ऑप्शन में 3 चीजें दी। प्राइवेट गुड्स दिया ऑप्शन में बेटा, गवर्नमेंट गुड्स दिया। गवर्नमेंट गुड्स नाम की कोई चीज नहीं होती, ये ध्यान रख लेना, ये तो कोई चीज ही नहीं होती बेटा। और बेटा एक ऑप्शन में दिया पब्लिक गुड्स। बेटा जितनी सरकारी संपत्ति है जिसपे प्राइवेट ऑनरशिप नहीं है वो सब पब्लिक गुड्स है, और हर वो चीज जो बेटा जिसकी प्राइवेट ऑनरशिप है, प्राइवेट ऑन्ड है, वो सब बेटा प्राइवेट गुड्स होते हैं। बेटा रोड्स पब्लिक गुड्स, डैम्स पब्लिक गुड्स, रेलवे स्टेशन पब्लिक गुड्स, स्ट्रीट लाइट पब्लिक गुड्स, ठीक है ना। कुछ भी नहीं समझाना इसमें मुझे। आगे बढ़ते हैं बेटा, 5th वन, ये काम की बात है बेटा, इसमें जल्दी मत मचाना, ये बाबू नहीं पढ़ा हुआ आपने। कहता है इन इंडिया डैश टाइप ऑफ टैक्सेस आर जनरली ऑफ नो और लिटल सिग्निफिकेंस ड्यू टू देयर वेरी लो रेवेन्यू यील्ड टू द गवर्नमेंट। बेटा कहता है ऐसे कौन से टैक्सेस हैं जिसकी बहुत कम सिग्निफिकेंस है इंडिया में? क्यों? क्योंकि बेटा रेवेन्यू ही बहुत कम है बेटा। बाबू आपको बता देता हूं, इसको हम बेटा गिफ्ट टैक्स या पेपर टैक्स बोलते हैं, ठीक है ना। पेपर टैक्स मतलब, पेपर टैक्स क्यों बोल रहे हैं बेटा? बस कागजों पे ही है बेटा ये। गिफ्ट टैक्स, पेपर टैक्स सिर्फ कागजों पर लगता है। कैसे लगता है समझा देता हूं बेटा। बाबू एक पेरेंट्स अपने बच्चे को कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं बेटा, आपको बता देता हूं बेटा, इंडिया में गिफ्ट कराने के लिए भी गिफ्ट डीड बनती है। गिफ्ट डीड समझते हो बेटा? डीड समझते हो? डीड क्या होती है? रिटर्न डॉक्यूमेंट को हम डीड बोलते हैं बेटा। गिफ्ट डीड बनती है, दैट इज ऑन स्टैंप पेपर। अगर बेटा पेरेंट्स अपने बच्चे को कोई चीज गिफ्ट करना चाहें तो बेटा आप गिफ्ट टैक्स पे करते हो, विच इज इन द फॉर्म ऑफ स्टैंप पेपर। लगभग 5% के स्टैंप पेपर लगते हैं, यानी कि अगर एक पेरेंट अपने बच्चे को 1 लाख की कोई चीज देना चाहता है तो 5% टैक्स देता है बेटा, 5,000 रुपए का, तब जाके वो चीज गिफ्ट होती है बेटा। इसकी इंडिया में रेवेन्यू यील्ड बहुत कम है, क्योंकि बेटा जनरली लोग बेटा ये 5,000 रुपये भोगना नहीं चाहते। वो कहते हैं मेरी औलाद है, किसी को इतने पैसे दे दिए, किसी को इतने पैसे दे दिए, किसी को इतने, मैं क्यों लिखूँ गिफ्ट डीड, क्यों 5% सरकार को दे? क्योंकि इसका रेवेन्यू यील्ड ही बहुत कम है बेटा, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, या तो पेपर टैक्स या बेटा गिफ्ट टैक्स भी बोला जाता है। कागजों पे ही है बेटा ये टैक्स सिर्फ,
सिर्फ कागज पर, स्टैम्प पेपर और कोई चीज नहीं होती, कागज ही होता है। ठीक है जी, चलो जी बेटा आगे बढ़ते हैं। 6th पॉइंट, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ कैन बी अचीव्ड बाय द बजटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। द आंसर इज वेरी ट्रू। बेटा ऑब्जेक्टिव याद करना, गवर्नमेंट बजट का ऑब्जेक्टिव क्या थे? 6 पढ़े थे बेटा। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी था, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन की बात करी थी, रिड्यूस द इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ, रिच के ऊपर टैक्सेस ज्यादा, पुअर के ऊपर टैक्स, पुअर के ऊपर स्पेंडिंग ज्यादा। उज्ज्वला योजना का एग्जांपल दे रहा था। क्लियर है ना बेटा बात? क्या कह रहा है? ये बजट से अचीव होता है क्या इकोनॉमिक स्टेबिलिटी? होता है ना अचीव बेटा। बड़े आगे, ट्रू है। 7th वन, production of goods which are socially harmful are discouraged by imposing taxes। बेटा वो गुड्स जो सोसाइटी के लिए जरूरी नहीं है, सरकार कैसे करती है बेटा? टैक्सेस बढ़ाती है कि ना बिके। जैसे कि कल मैंने एग्जांपल दिया लिकर, सरकार का इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव पूरा होता रहता है, 200% टैक्स है बेटा, पियो जाओ, दिए जाओ सरकार को टैक्स। सरकार के लिए कोई सोशल प्रायोरिटी नहीं है वो। याद है ना बेटा एग्जाम्पल? बड़े आगे बेटा 7 हो गए, बताओ कोई दिक्कत है क्या 7 में? बड़े आगे 8th वन, डैश इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ। अब यहां पर ना एक चीज बहुत आराम से सुनना, मेरे तरीका देखना मैं कैसे इसको सॉल्व करूंगा फिलिंग द ब्लैंक्स को। कहता है डैश इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू फ्रॉम बिलो। इनमें से कौन सा नॉन टैक्स नहीं है? बेटा सुन लो, देखो ये ना बहुत सारे ना MCQ ऐसे ही ट्रू फॉल्स ऐसे ही बेटा फिलअप को ना नेगेटिव सेंस में देता है कि इनमें से कौन सा नहीं है। हमेशा इसको पॉजिटिव सेंस में कन्वर्ट करना सीखो, उससे आसान होता है करना। कह रहा इनमें से कौन सा नॉन टैक्स रेवेन्यू नहीं है। बेटा मैं ऐसे नहीं बोल सकता इनमें से कौन सा टैक्स रेवेन्यू है, मैं हमेशा इसको पॉजिटिव सेंस में कन्वर्ट करके करता हूं बेटा। ठीक है ना, नॉट एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो बेटा ऐसा बोल लो ना बेटा कि कौन सा टैक्स रेवेन्यू है। बेटा टैक्स कौन सा है इसमें से? एक्साइज ड्यूटी। आपको पता है ना बेटा नॉन टैक्स में हमने जो शॉर्टकट पढ़ रखे हैं बेटा उसमें फीस एंड पेनाल्टीज है, याद है आपको? IPL, FFF, EGS। ठीक है जी बेटा। बाबू मैंने बोला था एक्साइज ड्यूटी खत्म हो चुका, और ये भी बोला था याद रखने पड़ेंगे इनके नाम, क्योंकि ये खत्म हुए हुए नाम ही देंगे बेटा आपको। इंडिया में तो बेटा अगर आज की तारीख में देखा जाए डायरेक्ट टैक्स एक है बस, इनकम टैक्स, और बेटा इनडायरेक्ट सिर्फ 2 हैं, GST और कस्टम, सही मायने में। अब बेटा सारे याद करो, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, बेटा एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, ये सब इनडायरेक्ट है। और डायरेक्ट के भी नाम और ध्यान रखना, मैंने याद भी कराए थे आपको। वेल्थ टैक्स का था, कॉर्पोरेशन टैक्स का था, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स का था, इनके नाम याद रखना। ठीक है ना जी बाबू। 9th वन, सरप्लस बजट इज व्हेन एक्चुअल रिसीट एक्सीड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। फॉल्स दिया, सुन मुझे पता था यहां पर गड़बड़ करे हुए। बेटा 3 तरीके का बजट होता है, याद है? सरप्लस, बैलेंस्ड और डेफिसिट। बेटा सरकार 1 फरवरी को बेटा बजट बना रही है, जब बजट बना रही है सरकार कहती है बैलेंस बजट तैयार कर दो। सर अभी तैयार करो बैलेंस्ड बजट, तो आया भी नहीं। तो आप क्या करते हो बेटा? एस्टिमेटेड बजटरी रिसीट्स इज इक्वल्स टू एस्टिमेटेड बजटरी एक्सपेंडिचर। सरप्लस क्या होता है? जब एस्टिमेटेड बजटरी रिसीट इज एक्सीड्स बजटरी एक्सपेंडिचर। एस्टिमेटेड वहां वर्ड एक्चुअल लिखा है, ठीक है ना सर? MCQ मैं ऐसे नहीं बोल रहा मुश्किल पढ़ेंगे मुश्किल, ठीक है ना बेटा? अंदाजे से, ये कोई एक्चुअल फिगर थोड़ी होती है बेटा। बजट कोई एक्चुअल फिगर होता है क्या? ये तो आने वाला साल है, अभी किसने देखा? अंदाजे हमारे सिर्फ। चलो जी बेटा 10th वन, डेवलपिंग कंट्रीज जनरली प्रिपेयर अ बैलेंस्ड बजट। क्या करती हैं डेवलपिंग कंट्री? सर अभी डेवलपिंग है, बहुत खर्चा करना है, उनका बजट कभी बैलेंस नहीं होता, उनका बजट हमेशा डेफिसिट होता है कि मैंने खर्चे ज्यादा करने हैं, मेरा रेवेन्यू हो के नहीं हो। ठीक है ना बेटा? जो डेवलप्ड को क्या जरूरत है खर्चे करने की, वो पहले ही डेवलप्ड कंट्री है। उनका कौन सा पॉवर्टी पे खर्चा है, उनका कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट पे खर्चा है? उनका देश डेवलप्ड इसलिए बेटा क्योंकि गरीबी नहीं है। जब सबके पास अपना पैसा सरकार खर्च करके क्या करे, कितना खर्चेगी, वहां हमेशा बजट सरप्लस होता है। ठीक है जी, बढ़े आगे बेटा 11th वन,
कहता है करेक्ट सीक्वेंस लिखना है बेटा इन ऑल्टरनेटिव का, दैट सिंपली मींस मैच द फॉलोइंग। बेटा गिफ्ट टैक्स इज अ पेपर टैक्स, अभी बताया था मैंने आपको। जीएसटी, बेटा जीएसटी रेग्रेसिव टैक्स है। बेटा बता देता हूं, याद आ जाएगी आपको बात, ऑल्दो मैंने ये वर्ड कभी नहीं बोला। बेटा डायरेक्ट टैक्सेस वर्सेस इनडायरेक्ट टैक्सेस, जिस दिन डिफरेंस पढ़ा रहा था इसका नाम बोल रहा था प्रोग्रेसिव टैक्स, याद है ना, और इसका बोल रहा था प्रोपोर्शनल। प्रोग्रेसिव क्यों बोल रहा था इसको? जैसे जैसे तरक्की करते जाओगे वैसे वैसे टैक्स रेट बढ़ता चला जाएगा। प्रोग्रेसिव। बेटा ये रेग्रेसिव है। रेग्रेसिव मतलब अगेन अमीर और गरीब का कोई फर्क नहीं है, आप अमीर हो गरीब हो टैक्स रेट सेम है बेटा। जो गुड्स बाय करोगे बेटा उतना ही टैक्स देना है। अमूल मक्खन बाय करोगे, ये थोड़ी आप गरीब है आपके ऊपर 2% टैक्स है या अमीर के ऊपर 5% है, दोनों पे 5 है। तो ये गरीब और अमीर का अंतर नहीं करता, इसे हम रेग्रेसिव टैक्स बोलते हैं बेटा, ठीक है ना। और बेटा इनकम टैक्स का डायरेक्ट टैक्स, ठीक है ना, हो जाएगा एमसीक्यू मार्क। कौन सा बैठ रहा है बेटा? मेरे हिसाब से तो बी बैठ रहा है। बी क्यों बैठ रहा है? देखो पहली बात ही देख लो, गिफ्ट टैक्स का आंसर पेपर टैक्स है। देखो बेटा बी में क्या है, ए के सामने 3 लिखा है और कोई ऑप्शन ही नहीं है ए के सामने 3 वाला, तो एक अगर एक ही बात पता थी तब भी हो गया काम, ठीक है ना। प्रिंसिपल ऑफ एलिमिनेशन भी ध्यान रखना। एमसीक्यू करते टाइम ना पहले उन बेटा ऑब्जेक्ट उन ऑप्शंस को बेटा एलिमिनेट करा करो जो हो ही नहीं सकते, कभी नहीं हो सकते जो। तो यहां तो प्रिंसिपल ऑफ एलिमिनेशन ही काम कर जाएगा। अगर आपको पता है ए का थर्ड, बाकी तो सोचना ही नहीं, हो गया काम बाबू। 12th वन, अब यहां समझ लेना क्वेश्चन नंबर 11 और 12 में अंतर है। 12 में सिर्फ करेक्ट पेयर बताना है। करेक्ट पेयर मतलब ए के सामने लिखी हुई बात ठीक है, बी के सामने लिखी हुई बात ठीक है, सी के सामने लिखी हुई बात ठीक है, या डी के सामने लिखी हुई बात ठीक है। मुझे वो नहीं करना बेटा कि पूरा मैच करना है। करेक्ट पेयर, सिर्फ पेयर, करेक्ट पेयर एक ही होगा करेक्ट चारों में से बेटा। और आपको बता दूं ए ही करेक्ट है। प्रोग्रेसिव टैक्स के सामने लिखा गया है टैक्स रेट राइजेस विद राइज इन इनकम, यही तो होते हैं प्रोग्रेसिव। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे टैक्सेस बढ़ेंगे। पहला पेज खत्म हो गया, 4 पेज खत्म करना है। चलो जी अब थोड़ा स्पीड पकड़ते चलेंगे बेटा। 13th का आंसर ये आप बता रहे हैं, इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है गवर्नमेंट बजट का? फुल एम्प्लॉयमेंट। हमने 6 पढ़े हैं ऑब्जेक्टिव, याद है आपको बेटा? याद कराऊं एक बार जल्दी से। रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, रिड्यूस द इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की हमने बात करी है, इकोनॉमिक ग्रोथ की हमने बात करी है, रिड्यूस रीजनल डिस्पैरिटीज, और एक आधा और रह गया, मैनेज द पब्लिक एंटरप्राइजेस, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। ओके है ना बात बाबू? 14th, ये तो मेरा ही एग्जाम्पल है, पढ़ लो। उज्ज्वला योजना क्या होना चाहिए बेटा आंसर? रिड्यूस द इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ। ऐसे क्वेश्चन की आप उम्मीद करो पेपर में इसी बार बेटा। 15th का आंसर मैं पढ़ रहा हूं एक बार। कहता है 2017 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक इंपॉर्टेंट रिफॉर्म लेकर आई थी कंट्री में जब जीएसटी इंट्रोड्यूस किया था। जीएसटी कौन सा टैक्स है? डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, गिफ्ट, इनडायरेक्ट टैक्स, सबको पता है बेटा। चलो जी 16th, इसका आंसर पीछे गलत दिया हुआ है बेटा। कहता है SEZ जो गवर्नमेंट क्रिएट करती है, कौन सा ऑब्जेक्टिव होता है इसके पीछे? बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। कल एग्जांपल दिया था मैंने, इन्होंने आंसर बी दिया हुआ है बेटा, इनका आंसर नहीं देखना, ए आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है जी, ए आंसर करेक्ट है, ठीक कर लेना अपनी बुक्स में। 17 बाबू आप बता दो बेटा। कहता है कौन से टैक्स का बर्डन शिफ्ट किया जा सकता है? बेटा सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस का बर्डन शिफ्ट किया जा सकता है, और आपको बता देता हूं जीएसटी हो, सेल्स टैक्स हो, वैट हो, ये सब बेटा इनडायरेक्ट टैक्स है और सब एक है। पहले सेल्स टैक्स लगता था, फिर वैट लगता था, और बेटा इन दोनों को खत्म करके जीएसटी आया था। सबका ही बर्डन शिफ्ट किया जा सकता है, सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं बेटा, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। 18th आप पढ़ना, कौन से? याद आएगा नहीं, यादाश्त कमजोर है आपकी। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, 4 बातें समझाई थी, बताऊं? सैलरी एंड वेजेस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, डिफेंस एक्सपेंसेस और इंटरेस्ट। जिसमें से कहा था इंटरेस्ट याद रखना, ये डिफेंस सर्विसेज के पैसे है, याद है ना? 4 ही तो बातें लिखी थी एग्जाम्पल में।
ठीक है ना, चैप्टर याद किया होगा, यहां के सुना होगा, मैं नहीं मान सकता ये एमसीक्यू आप ना कर पा रहे हो। चलो जी बेटा 19th, ये तो आप ही बता दो। ये क्या मेरे से पहले ही पढ़ लेते हो क्या? मैं पूछता हूँ सीधा बताते हो। बेटा कहता है राहुल मर गया, पीछे कोई लीगल हायर नहीं है, क्या ये पैसे स्पेशल असेसमेंट होते हैं? नहीं बेटा, इसको तो हम एस शीट्स बोलते हैं ना, तो ये फॉल्स हुआ। 20th, दिस इन्वेस्टमेंट इज अ कैपिटल रिसीट, ट्रू। याद कराऊं, कैपिटल रिसीट 4 पड़ी थी, चक्कर आ रहे, याद भी नहीं आ रहा। बोरोइंग्स या लोन, रिकवरी ऑफ लोन, डिसइन्वेस्टमेंट, स्मॉल सेविंग्स, ठीक है ना बेटा। 21 ये अभी आप पढ़कर आए हो, आराम से रीड करना। बी पार्ट आंसर है, कहता है गिफ्ट टैक्स को पेपर टैक्स बोलते हैं, इट यील्ड अ वेरी लो रेवेन्यू फॉर द इंडियन गवर्नमेंट। बेटा 22 कहता है 2 तरीके के डेफिसिट गवर्नमेंट बजट होते हैं। नहीं, हमने 3 पढ़े थे बेटा, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। याद है, तीनों पे न्यूमेरिकल भी करे कल हमने। बेटा 23 करेक्ट पेयर, करेक्ट पेयर। और अगर आप सी ऑप्शन को देखोगे तो उस बेटा सी बिल्कुल करेक्ट है। कहता है पब्लिक अंडरटेकिंग के शेयर बेच रहे हैं, सेल ऑफ शेयर इज टेक्निकली नोन एज डिसइन्वेस्टमेंट, और डिसइन्वेस्टमेंट कैपिटल रिसीट ही होता है। तो बेटा यानी कि 23 का सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ओके जी, दूसरा पेज खत्म हो गया बेटा, बचे 2। बढ़े आगे बेटा, एक काम कर दो, मेरे को ना 24, 25 और 26 फटाफट से करके बताओ, ठीक है या नहीं। बेटा 24 आपने पढ़ा, 24 का आंसर क्या है बेटा? रिकवरी ऑफ लोन इज अ कैपिटल रिसीट। अभी मैं देखो, ए का 1 सही है बेटा, ए के सामने 1 है। अगर मैं ऑप्शन देखूं तो ए और डी 2 ऑप्शन बचे हैं मेरे पास। प्रिंसिपल ऑफ एलिमिनेशन, बी और सी साफ हो गया बेटा। केबीसी खेल रहे हो आप, ध्यान रखो बेटा। बी पार्ट कहता है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, और मैंने कहा था इंटरेस्ट तो याद रखने लायक चीज है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, यानी कि बी का 4th ऐसा ही है, यानी कि बेटा डी ऑप्शन ठीक हो गया। मैं तो पढ़ ही नहीं रहा आगे। अच्छा, कलेक्शन ऑफ टैक्स क्या है? रेवेन्यू रिसीट है नहीं? रेवेन्यू रिसीट के 2 पार्ट होते हैं, टैक्स और नॉन टैक्स टैक्स में। आ तो क्या, मैं तो पढ़ ही नहीं रहा, मैं क्यों पढ़ूं, मेरे पास इतना टाइम थोड़ी होगा पेपर में। चलो जी आगे बढ़ते हैं बेटा। 25 हो गया होगा। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है बेटा? वैसे तो फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट होता है, लेकिन इसने ऑप्शन बोरोइंग की सेंस में दिया, फिस्कल डेफिसिट ही तो बोरोइंग होता है, यानी कि बोरोइंग माइनस इंटरेस्ट, यानी कि बी पार्ट। ओके बात बेटा। 26 जिसने करा है मजा आ गया होगा। किसने करा है, क्या कैसे दिया बेटा? सरकार जितनी पॉलिसी लाती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो लाती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पर्टिकुलर पॉलिसी को हम फिस्कल पॉलिसीज बोलते हैं, और बेटा जो आरबीआई पॉलिसीज लाता है उन्हें मॉनेटरी पॉलिसीज बोलते हैं। सर ये याद आती है बात जब हम मनी एंड बैंकिंग पढ़ते हैं, और जब मनी एंड बैंकिंग नहीं भी पढ़ा, वैसे बता देता हूं, अगर किसी ने मुझसे दूसरी यूनिट ढंग से पढ़ी है ना, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ऑल्दो हमारे टर्म 1 का पार्ट नहीं है, वहां पर बेटा एग्रीगेट डिमांड को करेक्ट करने के बहुत सारे मेजर्स गवर्नमेंट लेती है, बहुत सारे बेटा आरबीआई लेता है, और वहां यही बोलता था गवर्नमेंट के मेजर को फिस्कल बोला जाता है बेटा। गवर्नमेंट के मेजर्स जितने होते हैं, गवर्नमेंट के खर्चे, गवर्नमेंट की इनकम, ये होती है फिस्कल पॉलिसी। आरबीआई के खर्चे और इनकम, ये मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है ना? हाँ पढ़ा है ये तो कहीं ना कहीं बेटा। अब वो क्या बोल रहा है, गवर्नमेंट बजट क्या मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट है? नहीं बेटा, ये फिस्कल पॉलिसी है। देखो क्योंकि देखो गवर्नमेंट बजट दोनों बातों से रिलेट करता है। गवर्नमेंट इतना कमाएगी, गवर्नमेंट इतना खर्चा करेगी। गवर्नमेंट की कमाई और खर्चे फिस्कल, आरबीआई की कमाई और खर्चे मॉनेटरी। तो ये आंसर फॉल्स होगा। ठीक है बेटा। बाबू पढ़ते हैं, एक्सपेंडिचर ऑन रिलीफ ऑफ अर्थक्वेक विक्टिम एज। बेटा देखो सुनो, मैंने ना तो आपको प्लान एक्सपेंडिचर ना नॉन प्लान पढ़ा है, ना कोर्स का पार्ट है दूर दूर तक मैं, लेकिन ये बात पहले ही बोल चुका हूँ, सिलेबस से बाहर निकलना ही निकलना है टीचर को एमसीक्यूज कराते टाइम। तो आप घबराना मत, आपको सर नाम तो पता है ना, प्लान्ड एक्सपेंडिचर, जिसके लिए सरकार ने प्लानिंग की होगी। जैसे कि अगर आज मैं आपको कहूँ कि बेटा
बुलेट ट्रेन के लिए सरकार प्लान कर रही है और आज सरकार ने खर्चा कर दिया। ऑब्वियस बात है बेटा, ये बुलेट ट्रेन को सोचा समझा खर्चा है बेटा। सरकार कोई हाईवे बनाती है, सोचा समझा खर्चा है। बाढ़ आ गई, सोचा समझा खर्चा है। प्लान हो सकती हैं कभी ये चीजें, ऑलवेज नॉन प्लान, घबराना क्या इसमें, ठीक है ना जी। बेटा 28 एक्सपेंडिचर ऑन मेंटेनेंस ऑफ हॉस्पिटल बाय गवर्नमेंट ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड सम टाइम्स अगो इज अ पार्ट ऑफ प्लान्ड एक्सपेंडिचर। कहते हैं कुछ साल पहले सरकार ने कोई हॉस्पिटल बनवाया, आज सरकार उसकी मेंटेनेंस करा रही है। सर प्लान्ड है, आपने 10 साल पहले हॉस्पिटल बनवाया बेटा, उसको कहीं ना कहीं बेटा रेनोवेशन की जरूरत पड़ती है कुछ साल के बाद, सरकार प्लान तरीके से ही कराती है रेनोवेशन। चलो जी आगे बढ़ना। 29 इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है। इनकरेक्ट मतलब गलत, चलो वैसे तो बता देता हूं यही गलत है, पढ़ें बेटा। कहता है गवर्नमेंट बजट एक एनुअल स्टेटमेंट है ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट फॉर करंट फिस्कल ईयर। पागल हो गया क्या, करंट कहां से, कमिंग फिस्कल ईयर, आने वाले साल के लिए होता है, करंट कैसे हो सकता है बेटा। 30th, ये तो आंसर क्लियर है, डेफिसिट। कहता है बेटा सरकार की इनकम है 25,000 करोड़, सरकार के खर्चे हैं बेटा 27,500 करोड़, डेफिसिट बजट, खर्चे ज्यादा हैं बेटा। बाबू 31 दिस इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट रेफर्स टू बी पार्ट सेलिंग ऑफ शेयर ऑफ PSUs। PSUs के शेयर बेचना ही टेक्निकली हम डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं, ठीक है जी। बाबू 32, बाबू ये एग्जाम्पल कभी मैंने नहीं दिया लेकिन अच्छे से सोचना। कहता है आपने स्टेट गवर्नमेंट को लोन दिया, मेरी तरफ देखना, सोचने का तरीका मेरा पहले भी वैसा था आज भी वैसा ही है। मैंने लोन दिया, आई एम अ सेंट्रल गवर्नमेंट, मैं लोन दे रही हूं स्टेट गवर्नमेंट को। बेटा मेरा खर्चा या इनकम, पहले तो ये सोचा करो, खर्चा मैंने बेटा पैसा दिया, अभी तो खर्चा है मेरा, एक्सपेंडिचर। अब बेटा रेवेन्यू है या कैपिटल, डेफिनेशन सेटिस्फाई करा लो। इट ईदर क्रिएट एसेट और कॉजेज रिडक्शन इन लायबिलिटी, तो कैपिटल, वरना बेटा रेवेन्यू। बेटा अगर मैंने लोन दिया स्टेट गवर्नमेंट को, मैं तो अपनी एसेट साइड ही दिखाऊंगा कि कभी ना कभी स्टेट गवर्नमेंट पैसा वापस करेगी, तो इट क्रिएट्स द एसेट फॉर मी, और क्योंकि मेरे लिए एसेट है तो बेटा क्या है, कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये मैंने नहीं दिया था एग्जाम्पल, लेकिन समझ आ गया होगा आपको। इतना तो सोचना ही पड़ेगा भाई, इतना भी नहीं सोचोगे तो कैसे चलेगी कहानी। 33 आइडेंटिफाई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फ्रॉम द फॉलोइंग। बताओ जी क्या इनमें से कौन सा रेवेन्यू है। सर डेफिनेशन याद है ना, बिल्कुल बेटा। देखो आपने अगर शेयर खरीदे PSUs के तो बेटा ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ, क्यों, क्योंकि ये मेरी एसेट बढ़ा देगा, एसेट ही तो बढ़ेगी। मैं क्या करूंगा बेटा, मेरे पास PSU के आज तक 10% शेयर हैं, 10,000 रुपए के मान लो, सरकार ने बेटा शेयर और खरीद लिए, तो क्या होगा बेटा, मैं एसेट बढ़ा दूंगा, मैं लिखूंगा मेरी PSU में इन्वेस्टमेंट 20% है, 20,000 की, एसेट बढ़ गई। बेटा अगर मैं लोन या एडवांसेस दे दूं किसी को, उससे भी मेरी एसेट बढ़ती है बेटा, अभी पिछले क्वेश्चन में ही बताया। डी पार्ट, अगर आप लैंड खरीदो उससे भी एसेट बढ़ती है, तो बेटा सब्सिडी देने से एसेट कोई नहीं बढ़ती, यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा है, सी, ठीक है ना। झेल पा रहे हो, मना कर दे, कहते मैं नहीं उठाती, मैं नहीं मानती आपको पापा। चलो जी बेटा 34 बाबू कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल ऑफ फिस्कल इंस्ट्रूमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। फिस्कल बेटा कहता है इसमें से कौन सा फिस्कल टूल नहीं है बेटा, गवर्नमेंट का टूल नहीं है, इनमें से कोई ना कोई एक RBI का टूल है बेटा, बताना कौन सा। जिन्होंने मनी एंड बैंकिंग पढ़ा है याद है तो बेटा डी पार्ट मार्जिन रिक्वायरमेंट ये RBI का टूल है। अगर नहीं पढ़ा मनी एंड बैंकिंग तो टेंशन मत लेना, ठीक है ना। मनी एंड बैंकिंग नहीं पढ़ा तो टेंशन मत लेना, पढ़ लोगे, सिंपल क्वेश्चन है ये बहुत, ठीक है जी। लास्ट पेज आज का, आज के लिए लास्ट पेज, तेरा तो लास्ट ही है, चलो जी इसके बाद तो लायक ही नहीं रहेगी तू। बाबू कहता है ड्यूरिंग द सेकेंड आउटब्रेक ऑफ COVID-19 इन अ कंट्री इंडिया रिसीव्ड मेडिकल इक्विपमेंट फ्रॉम मेनी कंट्री, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ। गधों का इलाज नहीं होता, रेवेन्यू या कैपिटल। देखो मैं बताता हूं, दिमाग और दिल मैच नहीं कर रहे हैं यहाँ पर,
भाई साहब दिमाग में चल रहा है एसेट आ रही है, एसेट आ रही है, एसेट आ रही है, कैपिटल कैसे ना आ रहा है ना दिमाग में सर, लेकिन आप सोचते नहीं हो, वर्ड नहीं पढ़ते हो। मैं एक बार दोबारा पढ़ूंगा ध्यान से, अगर जो समझ पाए बेटा, ठीक है ना। मैं कह रहा हूं वर्ड में सब कुछ है, मैं जोर दूंगा वर्ड पर। कहता है जब सेकेंड आउटब्रेक हुआ कोविड का, इंडिया रिसीव्ड नॉट परचेस्ड, हमने परचेज नहीं करे बेटा, दूसरे देशों ने हमें हेल्प के तौर पर इक्विपमेंट दिए। और आपको याद कराऊं, IPL, FFF, EG, गिफ्ट एंड ग्रांट, मुझे गिफ्ट मिला इंडिया को, इट इज अ रेवेन्यू रिसीट। सर MCQ ऐसे मुश्किल नहीं होते, आप सोचना बंद कर देते हो, वर्ड पढ़ने बंद कर देते हो। हमें इतना जल्दी होती है पेपर सॉल्व करने की कि अभी करेंगे हम 40 मिनट में, 90 मिनट मिलेंगे, जल्दी ना करो। एक क्वेश्चन करने के लिए अप्रॉक्स 1.5 मिनट है आपके पास, घबरा रहे हो तुम, 1.5 मिनट, 10 सेकंड में क्वेश्चन हो जाता है। अभी आएंगे वो वाले भी 1.5 मिनट वाले भी क्वेश्चन, अभी तो आए नहीं, केस स्टडी तो आई नहीं अभी तक, केस स्टडी भी तो आएगी, इको में भी आएगी, हाँ अभी आएगा, बहुत मजा। चलो जी बेटा, आप बताओगे 36 तो आप बता सकते हो, जल्दी बताओ। अरे पहले पढ़ने दो सबको यार, तुम जल्दी बहुत करते हो। इंडिया ने फ्री दिया वैक्सीन, छोटे देशों को दिया, सुना होगा आपने बेटा, UN की मीटिंग हुई थी ना, सारी बड़ी डेवलप्ड कंट्रीज ने और कुछ डेवलपिंग कंट्रीज ने डिसाइड करा कि हम छोटे देशों को फ्री में वैक्सीन देंगे। बेटा ये कौन सा खर्चा है? रेवेन्यू, इससे आपकी कोई एसेट नहीं बनने वाली। चलो जी बेटा 37 फटाफट से, कैपिटल रिसीट कौन सी है? सब पढ़ा है हमने, सब, ऑल ऑफ दीज। 38 ये बताओ जी, मजा आ जाएगा। मन सही लग रहा होगा, सही तो लग रहा है ना, आराम और आ जाएगा, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे ना हम, आराम और मिलेगा। पढ़ ले घर सही से चैप्टर को। बेटा देखो कहता है, बस अब बिल्कुल चुप, इसको आराम से समझना। कहता है हाइपर इन्फ्लेशन की सिचुएशन चल रही है, बहुत बहुत इन्फ्लेशन है बेटा इंडियन मार्केट में, मान लो ऐसा है। कहता है गवर्नमेंट कौन सा बजट बनाएगी? सुनो, आज 1 फरवरी है, अगले साल का बजट तैयार कर रहे हो। सर मार्केट में बहुत इन्फ्लेशन है, सरकार बेटा अपने खर्चे ही तो कम करेगी। इन्फ्लेशन है, पहले ही मनी सप्लाई बहुत है भाई, मार्केट से पैसा निकालना है आपको और डालना नहीं है बेटा। तो बाबू डेफिसिट बजट ना बनाना, ये नहीं हो खर्चे खर्चे कर रहे हो, बैलेंस भी ना बनाओ। वहां पर आपके लिए सुटेबल है सरप्लस बजट, सरकार ज्यादा आपसे ले और बेटा बदले में आपको कम दे, यानी कि मनी सप्लाई देश में कम आए। इन्फ्लेशन की सिचुएशन में हमेशा सरकार सरप्लस बजट बनाती है। ओके ना बेटा बात? बढ़े आगे बाबू। 39 डैश डेफिसिट, आप पढ़ो, आप मेरे को बताओ। प्राइमरी होता तब भी गलत होता, काटा मार देता मैं, अभी बताऊंगा क्यों। यही क्वेश्चन आने वाला है अभी थोड़ी देर में। बेटा कहता है, देखो सुनो बाबू, कहता है डैश डेफिसिट इंक्लूड्स इंटरेस्ट पेमेंट बाय द गवर्नमेंट ऑन द पास्ट लोन। आप सब सामने देख रहे हो मेरी तरफ। कहता है बाबू 1 मिनट, अभी बिल्कुल चुप। कहता है इसमें से कौन सा डेफिसिट इंटरेस्ट पेमेंट को इंक्लूड करता है? इसने जो डेफिसिट के नाम दिए बेटा, नाम ही माशाल्लाह हैं, रेवेन्यू डेफिसिट, कैपिटल डेफिसिट। कभी कैपिटल डेफिसिट वर्ड पढ़ा अपने? मैंने तो नहीं पढ़ा। चलो खैर, पहले मैं रेवेन्यू डेफिसिट को ही जज कर लूं। बेटा इसका फॉर्मूला होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स, ऐसा ही होता है। इसमें इंटरेस्ट होता है कि नहीं होता? होता है कि नहीं होता? बस ये बता दो। तो उसने यही तो पूछा है, कौन से डेफिसिट में इंटरेस्ट इंक्लूडेड होता है? बेटा होता तो है इसमें इंक्लूडेड, फिर क्या करूं? है नहीं? पक्का? इसमें क्या दिक्कत है? मुझे तो समझ ही नहीं आया, तुम इसको इतना मुश्किल बना देते हो। कई बार ये होता है दिमाग में होता है मुश्किल होगा, मुश्किल आएगा, सिंपल को भी मुश्किल बनाते हैं हम। चलो जी बेटा 40th का आंसर, रेवेन्यू डेफिसिट इज ऑलवेज इक्वल्स टू नन ऑफ दीज। सर तो फिस्कल डेफिसिट पूछता तो लिख देता बोरोइंग के बराबर होता है, रेवेन्यू डेफिसिट किसी चीज के बराबर नहीं होता ऐसे, ठीक है ना? ओके ना? इसने भी सोचा बड़ी देर होगी, कोई क्वेश्चन नन ऑफ दीज वाला नहीं दिया, सब ऑल ऑफ दीज वाले दिए। इसने भी सोचा नन ऑफ दीज वाला दे ही दूं एक क्वेश्चन। लो जी बेटा 41 कहता है प्राइमरी डेफिसिट इन अ गवर्नमेंट बजट विल बी 0 व्हेन
प्राइमरी डेफिसिट कब जीरो हो सकता है बेटा? जब फिस्कल डेफिसिट इंटरेस्ट के बराबर हो। फॉर्मूला क्या होता है प्राइमरी डेफिसिट का? फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट। अगर ये 100 है ये भी 100 जाए तो जीरो नहीं हो जाएगा, ठीक है ना? यानी कि ऑप्शन डी बेटा 42 कहता है फिस्कल डेफिसिट एंड बोरोइंग आर वन एंड द सेम थिंग। ट्रू, वेरी ट्रू। बेटा 43 बजट डेफिसिट इज इक्वल्स टू द टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट। ट्रू। अरे डेफिसिट क्या होता है? जब टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है टोटल रिसीट से, ऐसे ही तो कैलकुलेट होता है डेफिसिट। बाबूजी अब मैं तुम्हें क्या ही बताऊं, बजट 3 तरीके का होता था, सरप्लस, बैलेंस और डेफिसिट। किसे बोलते हो आप डेफिसिट? जब मेरे खर्चे ज्यादा होते हैं मेरी रिसीट से, इसी को तो बोलते हो। अगर मैं बोलूं बजट का डेफिसिट निकालो तो कैसे निकालोगे? बजट एक्सपेंडिचर माइनस बजट रिसीट, ऐसे तो निकालोगे, और क्या तरीका है आपके पास? तो यही तो वो बोल रहा है, ठीक है ना जी। और आज का लास्ट क्वेश्चन, मेरा टारगेट 44 था, मैंने वैसे कहे 4 पेज थे, टारगेट मेरा 44 तक। चलो 46 तक निपटा लो, क्या जा रहा? अच्छा 44 तो करो, दुखी आत्मा। पहले 45 और 46 कर लेते हैं, फिर 44। अब 5 मिनट का ब्रेक है, इसके बाद करेंगे। लो बेटा क्वेश्चन नंबर 45 पहले करेंगे, 46 फिर 44 करेंगे। बेटा 45 चूज द करेक्ट पेयर, फटाफट से चूज करो। ए ही है बेटा। रेवेन्यू डेफिसिट किसके बराबर होता है बेटा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। तो बेटा प्रिंसिपल ऑफ एलिमिनेशन लगाओ, अगर पहला ही ठीक है तो बाकी कहीं जाओ ही ना। बेटा 46 आपसे पूछा जाता है अगेन करेक्ट पेयर कौन सा है? रीड आप करेंगे, बताएंगे आप। बेटा रेवेन्यू बजट के सामने लिखता है, पढ़ो, ऑल्दो क्या ही बोलूं मैं, रेवेन्यू बजट के सामने लिखता है इट इज एन अकाउंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। बेटा जब आपने वर्ड रेवेन्यू लिख दिया तो एसेट और लायबिलिटी की तो आप बात ही मत करो, गलत हो गया। बी पार्ट कैपिटल बजट, इट शोज द करंट रिसीट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। करंट वर्ड रेवेन्यू को रिप्रेजेंट करता है, ये भी नहीं हो सकता। बेटा सी पार्ट डेफिसिट बजट कहता है इट इज अ बजट इन विच एक्सपेंडिचर एक्सीड्स द रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक तो है, सी ठीक है, डी गलत है बेटा इसका मतलब। बाबू अब 44, मैंने कहा था 44 तक कराऊंगा, देख 44 तक ही करा रहा हूं। चल बताइए ना किसी को। प्राइमरी डेफिसिट इंक्लूड्स इंटरेस्ट पेमेंट ऑन द प्रीवियस बोरोइंग। बताओ जी। फॉल्स, गधो गधो गधो। बेटा सुन लो, उसने बोला प्राइमरी डेफिसिट इंक्लूड्स इंटरेस्ट, बेटा इट्स एक्सक्लूड्स इंटरेस्ट, माइनस हो रहा है। ये इंक्लूड नहीं करता, इंटरेस्ट को एक्सक्लूड करता है। ठीक है जी, 46 डन। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं बेटा, बाय बाय।